हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जेपीएससी का सीरीज चल रहा था और आज हम लोग झारखंड की नीतियों के अंतर्गत में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति का अध्ययन करेंगे। यह सीरीज नंबर 24 है, ठीक है। और सारे सीरीज एक दूसरे से लिंक होते हैं, इसलिए आप सिलसिलेवार ढंग से देखें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं पूरे डिटेल्स में। यदि आप इस सीरीज को देखते हैं या देख रहे होंगे तो आप जरूर महसूस कर रहे होंगे कि यह सीरीज आपके लिए कितना उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कोयला खदानों से कब 1,80,000 लोगों को विस्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1980-81, 1984-85, 1988-89, 1990-91। तो कोयला खदानों से, झारखंड में कोयला खदानों से 1,80,000 लोगों को विस्थापित किया गया था 1984-85 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्स ऑफ द सॉइल के लेखक कौन हैं? सन्स ऑफ द सॉइल के लेखक कौन हैं? आंसर है डी.एन. मजूमदार, फादर विल्सन, विनर और ए.बी. चटर्जी। तो द सन्स ऑफ द सॉइल झारखंड के संदर्भ में लिखा गया था, ठीक है। और यह विनर साहब ने लिखा था। किसने? विनर ने, ठीक है। किसने लिखा है? विनर में। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। विनर ने ही अपनी पुस्तक सन्स ऑफ द सॉइल में लिखा है कि छोटा नागपुर में जो विकास हुआ उससे यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि बाहरी लोगों को भी लाभान्वित हुआ, ठीक है। ये विनर का ही कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कब पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा की? ऑप्शन में है 2002, 2004, 2006, 2008। तो इसका आंसर होगा 2008। झारखंड सरकार पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति की घोषणा 2008 ईस्वी में किया, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य की जनसंख्या में आदिवासियों की जनसंख्या वर्ष 1931 में 50% थी, जो कि 2011 में घटकर कितना प्रतिशत हो गया? ऑप्शन में है 22.4%, 26.3%, 28.6%, 32.4%। तो झारखंड राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या पहले ज़्यादा थी। 1931 में जो है यह लगभग 50% था, लेकिन 2011 में जो है यह घटकर 26.3% हो गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना तेजी से इसमें ह्रास हो रहा था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। और यही कारण है कि राज्य में आदिवासी जनसंख्या के घटने के कारण विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की आरक्षित सीटों की संख्या 1971 में, कब? 1971 ईस्वी में जो 32 था, विधानसभा में 1971 में 32 सीट था किसके? अनुसूचित जनजातियों लोगों के लिए, जो कि घट के कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। और लोकसभा में 7 सीट था, जो कि घट के 5 सीट हो गया। क्यों? उनकी जनसंख्या लगातार घट रही है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत परियोजना हेतु भूमि का अर्जन होगा जो होगी। ऑप्शन में है बंजर, अवक्रमित, असिंचित, एबीसी तीनों। तो ये तीनों है, मतलब आदि किसी गांव को आप वहां से विस्थापित कर रहे हैं, वहां से लोगों को हटा रहे हैं किसी परियोजना के अंतर्गत में, तो अब ऐसा नहीं कि कोई भी भूमि को आप वहां कब्जा कर लेंगे। वैसी भूमि को ही किया जाए जो बंजर हो, अवक्रमित हो, असिंचित हो, मतलब जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, बंजर है, या फिर अजीब टाइप का भूमि है जहां से फसल वगैरह का या किसी प्रकार का हम वहां उपयोग नहीं कर सकते, वैसे ही भूमि का हम अर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार या इससे अधिक परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन पर उपायुक्त स्तर से अन्यून स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक नियुक्त करेगी, ठीक है। जैसे राज्य सरकार मान लीजिए वह किसी नीतियों के तहत यह अनुमति दे दिया कि उक्त स्थान से लोगों को विस्थापित किया जाए ताकि वहां कोई परियोजना हम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वहां पे 100 से ज़्यादा परिवार के लोग वहां से अनिच्छुक हो जाते हैं कि नहीं, हम नहीं हटना चाहते, हम यहीं रहना चाहते हैं, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए उपायुक्त स्तर से कम का कोई अधिकारी नहीं रहेगा। मतलब जो भी अधिकारी नियुक्त किया जाएगा इस विवाद को सुलझाने के लिए कम से कम उपायुक्त स्तर का होगा, ठीक है। और इसके लिए जो है कम से कम 100 लोग, उस गांव के कम से कम 100 परिवार की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 50 लोग ही हैं, तो ऐसा नहीं कि वहां नियुक्त करना जरूरी होगा, कम से कम 100 लोग होना चाहिए, राइट। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत पर्यावरण प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन जन सुनवाई के माध्यम से कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? मान लीजिए कहीं से विस्थापित किया जा रहा है, तो कि वहाँ से विस्थापित करने से बहुत
सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो होता है पर्यावरण पर और सामाजिक प्रभाव। तो इसका जो मूल्यांकन होगा कि कितना उस पर प्रभाव पड़ने वाला है, मान लीजिए कहीं बहुत बड़ा तालाब बनाया जा रहा है तो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है, वहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं तो सामाजिक प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो मूल्यांकन होगा इसके लिए जन सुनवाई होती है। यह जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन में है 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 60 दिन। ठीक है, तो यह जो जन सुनवाई होगा यह 30 दिनों में पूरा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आयुक्त कितने दिनों के अंदर आदेश द्वारा किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित करेगा? मान लीजिए किसी नीतियों के तहत सरकार अनुमति दे देती है कि वहां से मतलब लोगों को विस्थापित किया जाए, तो जो आयुक्त महोदय जिसे नियुक्त किया गया कितनों दिनों के अंदर में यह घोषित करेंगे? ऑप्शन में है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन। तो इसका आंसर होगा 15 दिन। 15 दिनों के अंदर में जो है आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र या फिर वहां के स्थानों को प्रभावित क्षेत्र जो घोषित किया गया है उसे कम से कम 15 दिनों के अंदर में सूचित किया जाएगा, और यह सूचना जो है कम से कम 3 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना है। ठीक है, ये जो है कम से कम 3 पेपर में छपेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, डुगडुगी वगैरह बजा के वहाँ पे ढोल वगैरह के माध्यम से भी लोगों को सूचित किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप अचानक से वहाँ जाके कहेंगे कि नहीं आपको हटना, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वो समाचार कम से कम एक भाषा हिंदी होना चाहिए, एक क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए ताकि लोग उस पेपर को पढ़ते हों। आप मान लीजिए ऐसे पेपर में छपवा दिए जो वहाँ पहुँचता ही नहीं, तो ये भी नहीं, ऐसा पेपर में छपवाना है जो वहाँ के लोग पढ़ते हों। तो ये सारे कुछ नियम भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों के 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे विचार विमर्श किया जाएगा? ऑप्शन में है उपायुक्त, जनजातीय सलाहकार परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसके लिए जो है जनजातीय सलाहकार परिषद से विचार विमर्श किया जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित परिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए कितनी डिसमिल जमीन दी जाती है? ठीक है, देखिए इसमें एक होता है शहरी क्षेत्र, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है इसमें 10 डेसिमल दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 10 डेसिमल दिया जाता है। राइट, मान लीजिए इस पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत किसी परिवार का विस्थापन हो गया, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसको आवास बनाने के लिए, ठीक है, आवास का निर्माण करने के लिए उसे 10 डेसिमल भूमि मुहैया करवाया जाएगा। राइट, और शहरी क्षेत्रों की बात किया जाए तो उसे 5 डिसमिल दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 डिसमिल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे, शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल, ग्रामीण क्षेत्र है तो 10 डिसमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत परियोजना से प्रभावित परिवारों को पशु के लिए पशुशाला के निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन में है 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। तो पशुशाला के निर्माण के लिए 35,000 राशि दिया जाता है। मान लीजिए विस्थापन के तहत कोई पशुशाला था, पशु रखने का, उसका जगह को हटाया गया, तोड़ा गया, तो उससे फिर से बनाने के लिए जो है इस नीति के तहत जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसे अपना रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर उसे 35,000 रुपया देगा पशुशाला बनाने के लिए, ताकि वो पशु जानवर को रखने के लिए जो है फिर से अपना घर बना सके। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कब वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण हेतु नीति की घोषणा की? ऑप्शन में है 2005, 2007, 2008, 2009। इसे प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति भी इसे कहते हैं, ठीक है, या फिर सरेंडर पॉलिसी भी कहते हैं। और यह लागू हुआ था 2009 ईस्वी में। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। इसमें क्या है, जो भी उग्रवादी संगठन के लोग हैं, नक्सलाइट लोग जो हैं, उसे सरकार एक फिर से मौका दे रही है ताकि वह जीवन की मूल विचारधारा से जुड़ सके। ठीक है, जो भटक गए हैं लोग उसे फिर से अच्छे तरीके से जीना सिखाया जाए, ठीक है, सामाजिक तरीके से जी सके। इसके लिए जो है उनके लिए पॉलिसी लाया गया जिसे प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति या फिर सरेंडर पॉलिसी कहते हैं, जिसे 2009 में लागू किया गया। और इसके तहत जो है सरकार उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं देती है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे उसके बच्चों को पढ़ने के लिए, उसे घर बनाने के लिए, उसका जीवन बीमा वगैरह बहुत तरह के उसे फैसिलिटी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड वामपंथ उग्रवाद प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास हेतु प्रत्यार्पण कर चुके उग्रवादी को कितने लाख का पुनर्वास अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन में है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख और 4 लाख। ठीक है, तो इस नीति के तहत जो उग्रवादी या फिर जो वामपंथ उग्रवाद है
वो जब सरेंडर करता है सरेंडर पॉलिसी के अंतर्गत में, तो उसे जो है 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। और ये 2.5 लाख एक ही बार में नहीं दिया जाता है, पहला वर्ष में उसे 50,000 दिया जाएगा। कितना? उसे स्टार्टिंग में 50,000 दे दिया जाएगा। फिर उसका देखा जाएगा कि क्या वो रियल में अपने जिस लिए उसे जोड़ा गया है, मतलब वो अपने उग्रवादी मित्रों से, संगठन से नहीं जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से उसे कट गया है और अच्छे से जीवन यापन कर रहा है। ठीक है, एक अच्छे नागरिक की तरह उसका व्यवहार है, सब कुछ उस पर निगरानी रखा जाता है, सब कुछ सही पाया गया तो फिर दूसरे वर्ष में उसे 1 लाख दिया जाता है। कितना? 1 लाख दिया जाता है। और फिर तीसरे साल में 1 लाख दिया जाता है। और इस तरह करके 3 किस्तों में उसे टोटल 2.5 लाख दिया जाता है। अर्थात पहला किस्त में कितना? 50,000। ठीक है, दूसरे किस्त में 1 लाख और फिर तीसरे किस्त में 1 लाख दिया जाता है। इस प्रकार से उसे 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यर्पण कर चुके लोगों को प्रति माह की वृत्ति पर 1 वर्ष तक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे वो लोग शुरू से गोली बारूद चलाए हैं तो उसे फिर से जीवन यापन करने के लिए यदि वो किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण चाहता है ताकि वो कोई बिजनेस कर सके, तो इसके लिए भी सरकार फैसिलिटी देती है। और इसके लिए जो है प्रति माह उसको खर्च भी देगी। वो खर्च कितना होगा? तो ऑप्शन में 3,000, 5,000, 7,000 और 10,000। तो ये जो खर्च होता है 3,000 प्रति माह वो उसे दिया जाएगा ताकि वह किसी प्रकार का प्रशिक्षण ले सके, ताकि वह इन फ्यूचर किसी प्रकार का बिजनेस स्टार्ट कर सके और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति की किस योजना का लाभ महिला उग्रवादी एवं उग्रवादियों की पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम हेतु अनुदान दिया जाता है? कहने का मतलब है कि कोई उग्रवादी सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर किया तो उसके महिला उग्रवादी एवं उसकी जो पुत्री उसके वैवाहिक कार्यक्रम के लिए अनुदान देती है सरकार। तो वह अनुदान किस योजना के तहत दिया जाता है? तो ऑप्शन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्या मदद, तो मुख्यमंत्री शादी अनुदान। तो ये तीनों तो कोई योजना ही नहीं है, मुख्यमंत्री कन्यादान के तहत ही उसे यह अनुदान दिया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार प्रत्यर्पित उग्रवादी को कितने लाख का जीवन बीमा कराएगी? इसमें जीवन बीमा भी करवाया जाता है। तो राज्य सरकार द्वारा जो है प्रत्यर्पित उग्रवादी को जो जीवन बीमा देता है, ऑप्शन में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, तो उसे 5 लाख का जीवन बीमा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए दिया जाता है ताकि क्योंकि वो अपने संगठन से हट गया, तो संगठन के लोग उसके मारने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं। यदि मर भी जाता है तो उसके जीवन बीमा के लिए उसके परिवार को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने फैमिली के प्रति सिक्योर फील कर सके और सरेंडर पॉलिसी का वो लाभ ले सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यर्पित उग्रवादी को 5 लाख जीवन बीमा कराई जाती है और इसके लिए आवश्यक प्रीमियम का भुगतान भी किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, झारखंड सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवादियों को सरेंडर एवं पुनर्वास हेतु नई नीति की घोषणा कब की गई? एक्चुअली ये जो सरेंडर पॉलिसी है उग्रवादियों के लिए, ये 2 चरणों में लाया। पहला जो है 2009 में लाया गया और दूसरा जो है 2015 में लाया गया। कब लाया गया? 2015 में। ठीक है, और इसमें क्या कुछ डिफरेंस है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक्चुअली उसमें कुछ खामियां थी, उसको सुधार किया गया, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। उसमें एक्चुअली क्या था, जैसे उनके बाल बच्चों को जो है उनके बच्चों को 10वीं तक का शिक्षा पहले मुफ्त था। ठीक है, तो आपको मालूम है राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चों को 10वीं तक की कक्षा फ्री में देना है। तो उन लोगों को लगता था कि इसमें क्या हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इसीलिए जो सरेंडर पॉलिसी के तहत जो उग्रवादी इसमें सरेंडर करते हैं उनके बच्चों को ग्रेजुएशन तक फ्री शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा उनका अनुदान की राशि वगैरह भी बढ़ाया गया और अन्य सुविधाओं से बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये जो नई नीति है उग्रवादियों के लिए, पहला कब लाया गया? 2009 में लाया गया और दूसरा लाया गया 2015 ईस्वी में। ठीक है, ये दोनों ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, नई सरेंडर नीति के तहत राज्य सरकार आत्मसमर्पित उनके बच्चों की स्नातक शिक्षा हेतु वार्षिक अनुदान देगी। अर्थात उनकी बच्चों के लिए जो है कितना दिया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन में है 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। तो ये जो है 25,000 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? ये नंबर। ठीक है, अर्थात पुनर्वास समिति द्वारा जो है अर्थात आत्मसमर्पित नक्सलियों या फिर उनके बच्चों के स्नातक तक की शिक्षा में शिक्षण शुल्क के रूप में जो भी अधिकतम 25,000 का भुगतान किया जाता है। और यह जो भुगतान है प्रत्येक तिमाही में किया जाता है। जो भी संबंधित शिक्षण संस्थान में उनका एडमिशन है वहाँ पे पहले ही दे दिया जाता है। तिमाही प्रत्येक 3 महीने में यह दिया जाता है। राइट, और यह 3 महीने में दिया जाता है और मैक्सिमम 1 साल में कितना होगा? 25,000 रुपया। ठीक है, 1 साल में 25,000 रुपया उसको देगा। जितना साल का कोर्स है उसके अनुसार आप खुद जोड़ सकते हैं। और यह जो है प्रत्येक 3 मंथ में दिया जाता है।
कितना? 25,000। नेक्स्ट है, नई नीति के तहत आतंकवादी, उग्रवादी हिंसा में मृत सामान्य नागरिकों के आश्रितों को कितना रुपया का अनुदान दिया जाता है? जैसे मान लीजिए कोई नक्सलाइट हमला हो गया किसी जगह पे, तो वहाँ जो सामान्य नागरिक हैं यदि वो मर जाते हैं तो उसको कितना दिया जाता है? ठीक है, तो आतंकवादी, उग्रवादी हिंसा में जो सामान्य नागरिक यदि मारे जाते हैं तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है। ऑप्शन में 75,000, 1.5 लाख, 2 लाख, लेकिन दिया जाता है कितना? 1 लाख रुपया दिया जाता है। यदि वो अपंग हो गया, ठीक है, अस्थायी रूप से अपंग हो गया, जैसे उस आँख चला गया या फिर पैर हाथ कट गया, ऐसा जो फिर से उसे हम ठीक नहीं कर सकते, तो उसे 50,000 दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50,000। ठीक है, जो हमेशा के लिए मर गया, जो मर गया वो 1 लाख, जो अपंग हो गया वो 50,000, और यदि थोड़ा बहुत घायल हुआ या गंभीर रूप से घायल हुआ है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी खर्च पर उसका इलाज करवाया जाता है। राइट, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या ध्यान में रखना है कि यदि व्यक्ति मर गया तो उसे 1 लाख, ठीक है, अस्थायी रूप से अपंग हो गया तो 50,000, और यदि गंभीर रूप से घायल है तो उसका इलाज सरकारी खर्च पर सरकारी हॉस्पिटल में करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरेंडर एवं पुनर्वास नीति के तहत कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी, नक्सली, हिंसक गतिविधियों में मारे गए राज्य पुलिस कर्मियों को या फिर सरकारी सेवकों, केंद्रीय सुरक्षा बल के सदस्यों की मृत्यु पर कितने अनुग्रह अनुदान का प्रावधान उनके आश्रितों को है? अर्थात मान लीजिए कहीं पे अब आए दिन में न्यूज में सुनते हैं कि उग्रवादी हमले पे, नक्सलाइट हमले में हमारे जवान मरते रहते हैं, पुलिसकर्मी मरते हैं, सरकारी सेवक आदि को मर गया, तो उसके तहत सरकार इसके लिए क्या है, उन्हें उनके परिवार को अनुदान देती है। तो यह अनुदान राशि कितना है? ऑप्शन में है 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो ये जो अनुदान राशि है 10 लाख है। कितना है? 10 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने कब अपनी स्थानीय नीति की घोषणा की? आपको मालूम है कि रघुवर सरकार के टाइम में यह स्थानीय नीति लागू किया गया था। कब किया गया था? 2016 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा में विगत वर्ष या अधिक निवास करता उसे स्थानीय माना जाएगा। आपको मालूम होगा कि यह फिक्स किया गया था, बहुत सारी मांग था कि 1932 से किया जाए या फिर बहुत इधर से किया जाए। फाइनली यह माना गया कि जो भी झारखंड की भौगोलिक सीमा में पिछले 30 वर्षों से यहाँ पे रह रहा है उसे झारखंड का नागरिक माना जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, स्थानीयता नीति के तहत ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो निवासी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए झारखंड में व्यक्ति आया है और अपनी 10वीं तक की कक्षा यदि वो झारखंड से पूरा करता है तो उसे झारखंड का नागरिक माना जा सकता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 10th स्टैंडर्ड तक की यदि शिक्षा उसने यहाँ पे पूरा किया है तो उसे शुरू से, ठीक है, शुरू से उसने 10वीं तक की पढ़ाई यहाँ पूरी की है तो उसे झारखंड का नागरिक माना जाएगा। झारखंड सरकार ने कब खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया? झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन में है 1 मार्च 2014, 1 अप्रैल 2014, 25 सितंबर 2014, 15 नवंबर 2014। तो झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 25 सितंबर 2014 को लागू किया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना के तहत प्रति माह प्रति परिवार कितने किलोग्राम अनाज दिया जाता है? ऑप्शन में है 20 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 35 किलोग्राम। तो एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय योजना के तहत जो है, जो परिवार है उसको 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। ठीक है, प्रति माह जो है 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। ठीक है, और शेष यदि कोई जरूरतमंद लोग हैं उसको जो है 5 किलो जो है अनाज दिया जाता है। ठीक है, और यह जो अधिनियम है, यह जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, सबसे पहले चतरा, देवघर, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और खुट्टी में लागू किया गया था। और ये पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं लिख के नहीं बताता हूँ, तो उसे आप सुन के नोट डाउन कर लें एक नोट्स के रूप में, तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना अनाज दिया जाता है? ऑप्शन में है 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 7 किलोग्राम, 10 किलोग्राम। तो अभी आपको बताया क्या जो है प्रति व्यक्ति जो है सामान्य लोगों को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार द्वारा प्रथम चरण में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं किया गया था। तभी आपको बताया कि यह जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2014 में लागू किया गया, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को। और यह जो है स्टार्टिंग में कहाँ पे, तो चतरा में, देवघर में, लोहरदगा, ठीक है, लातेहार, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और खूंटी में लागू किया गया। कितने जिलों में, 8 जिलों में। कौन कौन, फिर से बता देता हूँ। कौन, चतरा हो गया, ठीक है, देवघर हो गया, लोहरदगा हो गया, ठीक है, इसके अलावा रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और खूंटी, ये 8 जिलों में इसे सबसे पहले लागू किया गया था। आप खुद देख सकते हैं कहाँ पे नहीं किया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गढ़वा में यह लागू नहीं किया गया था, बाकी चतरा, लोहरदगा, जामताड़ा में पहले चरण में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 को राज्य सरकार ने प्रथम चरण में निम्न में से किस जिलों में लागू किया। अभी बताया आपको, ठीक है। तो ये रामगढ़ में किया गया था, बाकी ये तीनों में नहीं किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो ये जिलों को ध्यान में रखेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ बनता है, किसमें लागू किया गया, किसमें नहीं लागू किया गया। तो ये 8 जिलों में किया गया था, चतरा, देवघर, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा और खूंटी में, ठीक है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के लाभुकों को पहचान हेतु सामाजिक, आर्थिक एवं जनगणना के जो हुआ था वो आधार वर्ष क्या था। तो 1971 के जनगणना के आधार पे या फिर 1991 के आधार पे, 2001, 2011। तो यह जो आधार था ये था 2011 की जनगणना के आधार पे यह सुनिश्चित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्ष की जनसंख्या के आधार पर राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। ऑप्शन में है 80.16, 83.71, 85.16, 87.12। तो यह जो है 80.16% जनसंख्या वाले लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत झारखंड की 86.48% ग्रामीण जनसंख्या है, लेकिन शहरी जनसंख्या कितना है। तो शहरी जनसंख्या जो है ऑप्शन में 58.2, 60.2, 62.4, 65.17। तो यह जो है 60.2% शहरी लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है, किसका, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राज्य सरकार ने चावल एवं गेहूं की दर कितनी निर्धारित की थी। देखिए इसमें केंद्र सरकार का यदि पूछा जाए, केंद्र सरकार जो है चावल का प्राइस जो है 3 रुपये किलो, क्या चावल का प्राइस जो है, चावल केंद्र सरकार जो है चावल का प्राइस 3 रुपये केजी फिक्स किया था, ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत। और गेहूं का प्राइस जो है 2 रुपये केजी फिक्स किया था। लेकिन राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम इसे 1 रुपये प्रति किलो देंगे अपने लोगों को, ठीक है। तो ये काफी अच्छा कदम था राज्य सरकार का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवारों को 10 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन में है 60 साल से ऊपर, 62 साल से ऊपर, 65 साल, 70 साल। तो यह जो है 65 साल से ऊपर के लोगों को 60 किलो चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राशन कार्ड किसके नाम से जारी किया जाता है। ऑप्शन में है घर के मुखिया पुरुष, गर्भवती महिला, घर के सबसे बड़े व्यक्ति, 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला। तो देखिए महिला सशक्तिकरण के तहत राज्य सरकार का यह निर्णय था कि हम महिलाओं को मुखिया के तौर पे प्रमोट करें, और इसीलिए निर्णय लिया गया कि 18 वर्ष या इससे ऊपर अधिक उम्र की जो महिला उसी के नाम से हम राशन कार्ड बनवाएंगे। लेकिन किसी घर में यदि किसी घर में महिला नहीं है और उसकी उम्र जो है 18 वर्ष से कम है, तो यह जब तक इसका उम्र 18 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक वहाँ के पुरुष जो भी सदस्य उसके नाम से राशन कार्ड बन पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत राशन कार्ड किसके नाम से जारी किया जाएगा। तो यह जो है 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की महिला के नाम से जारी किया जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून कब पारित किया। ऑप्शन में 2009, 2011, 2013, 2015।
तो झारखंड सरकार ने सेवा का अधिकार कानून जो है 2011 में पारित किया। इसे ही राइट टू सर्विस एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट टू सर्विस एक्ट। और इसमें क्या है, लगभग 175 टाइप के सर्विस को ऐड किया गया। ठीक है, इसलिए किया गया ताकि लोगों का काम समय पर पूरा हो सके। यदि काम पूरा नहीं हुआ है तो उसके लिए जिम्मेवार हो जो भी अधिकारीगण है, उसको लिखित में मतलब कारण बताएं कि आपका काम क्यों नहीं पूरा हो पाया है। ठीक है, इसीलिए सेवा का अधिकार कानून पारित किया गया। कब? 2011 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के बाद सर्वप्रथम झारखंड राज्य द्वारा अपनी क्रय नीति कब घोषित की गई? क्रय नीति कब लागू किया गया झारखंड विभाजन होने के बाद? ऑप्शन में 2002, 2003, 2005, 2007। तो यह जो क्रय नीति है झारखंड सरकार द्वारा सबसे पहले 2007 में लागू किया गया। विभाजन के बाद कब किया गया? 2007 ईस्वी में। ठीक है, और यह 2007 से 2012 तक प्रभावी था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई थी? यह झारखंड क्रय नीति जो है यह किस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया? ऑप्शन में है सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को, मत्स्य पालन को, खनिज को, सब्जी एवं फलों को। ठीक है, तो यह जो है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। राइट, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों से वार्षिक क्रय लक्ष्य कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया था ताकि इसमें हम इस लक्ष्य को हासिल कर सके? ऑप्शन में है 10%, 15%, 18%, 20%। तो इसका आंसर हो जाएगा 20% लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्रय नीति 2014 के तहत निम्न में से किस उत्पाद का क्रय राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा? ऑप्शन में है सेफ्टी बूट एवं लेदर बूट, पेंट एवं वार्निश का, शहद का, ब्लीचिंग पाउडर का। तो इसमें मैं बता दूं बहुत सारे का किया गया था लेकिन शहद का इसमें नहीं किया गया। जो मुख्य है मैं आपको बता दूं, इसमें पेंट एवं वार्निश का किया गया है, ब्लीचिंग पाउडर किया गया है, सेफ्टी बूट एवं लेदर का किया गया है, लाह का किया गया है, जूट बैग का किया गया है, चावल दाल है, मसाला है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम के तार हैं, फिटकरी है, राख द्वारा निर्मित ईंट है, ये सब सोडियम सिलिकेट आदि का इसमें प्रयोग इस नीति के तहत उत्पाद के रूप में सरकार ऐड किया था, लेकिन शहद को इसमें ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति की घोषणा कब हुई? ऑप्शन में है 2013, 2014, 2015, 2016। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 में लाया गया। नेक्स्ट है, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015 को राज्य में कितने वर्षों के लिए लागू किया गया? ऑप्शन में है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष। तो यह जो नीति है यह 5 वर्ष के लिए लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत सामान्य क्षेत्र में प्रसंस्करण हेतु लगाई गई इकाई पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत अनुदान या 5 करोड़ रुपए की राशि दिया जाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत कोई प्रोजेक्ट लगाता है। ठीक है, तो उस पर जो है सरकार मैक्सिमम 5 करोड़ तक का अनुदान देगी और वह उसके प्रोजेक्ट का कितना प्रतिशत तक मैक्सिमम हो सकता है? तो यह जो है 35% है। 35% आपको मान लीजिए 1 लाख लगा है, 5 करोड़ लगा है, ठीक है, या 10 करोड़ लगा है, तो आपको 3.5 करोड़ तक या फिर 5 करोड़ तक मैक्सिमम मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है यदि वह 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 3.5 करोड़ मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 20 करोड़ है तो क्या उसके 7 करोड़ का अनुदान मिलेगा? नहीं, उस समय उसको मैक्सिमम 5 करोड़ ही मिल पाएगा। ठीक है, तो इनमें से जो भी राशि मैक्सिमम है 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2015 के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कितने करोड़ की प्रसंस्करण इकाइयों के निवेश पर 45% का अनुदान मिलेगा? सेम चीज़ है कि वह सामान्य लोगों के लिए था, लेकिन यदि यह प्रोजेक्ट कोई जनजातीय क्षेत्रों में लगाया जा रहा है तो उसमें मैक्सिमम यह 35% की जगह इसमें 45% तक का अनुदान मिलेगा। ठीक है, और कितने करोड़ तक है? तो ये ऑप्शन में है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़। तो यह जो है उसके लिए भी ये 5 करोड़ तक है, लेकिन ये परसेंटेज जो है 45% तक है। कहने का अर्थ हुआ कि यदि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो सामान्य व्यक्ति को उसमें 3.5 करोड़ मिल रहा था, लेकिन यदि यह जनजातीय क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है तो इसे 4.5 करोड़ तक का सहायता मिल जाएगा, सब्सिडी मिल पाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है,
खाद्य प्रसंस्करण कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर नीति के तहत एकीकृत कोल्ड चेन मूल्य संवर्धन और संरक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का अधिकतम कितना करोड़ या फिर 35% का अनुदान दिया जाएगा। ऑप्शन है 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़। तो इसमें जो है 7 करोड़ तक अनुदान दिया जाता है, ठीक है, इस नीति के तहत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में खाद्य प्रसंस्करण में मेगा परियोजनाओं के लिए ऐसी परियोजना का निर्धारण किया गया है जिसमें परियोजना की लागत कितने करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए, अर्थात यदि कोई परियोजना जो है कितना करोड़ से ऊपर का होना चाहिए ताकि उसे मेगा परियोजना घोषित किया जाए। ऑप्शन में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। तो मेगा परियोजना घोषित करने के लिए वह कम से कम 30 करोड़ रुपये से अधिक का परियोजना होना चाहिए, ठीक है, तब जाके उसे मेगा परियोजना जो है खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत उसे घोषित किया जाएगा। और उसमें कार्यशील पूंजी नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, उसमें कार्यशील पूंजी छोड़ के यह काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में 2-2 मेगावाट के 7 सोलर प्लांट काम कर रहे हैं। ऑप्शन में है पाकुड़, देवघर, दुमका, पलामू। तो यह जो है 2-2 मेगावाट के 7 सोलर प्लांट देवघर में कार्य कर रहा है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हमारे कुछ टेस्ट सीरीज चल रहे हैं जो कि आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट कोर्स है, झारखंड स्पेशल के लिए, साइंस के लिए, रीजनिंग के लिए, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी दिए गए ये नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।